हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लो, जिसमें आप लोग की जो स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम से चलने वाले हैं, होने वाले हैं, रिसेंटली लगे हुए हैं, उसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सको। इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्लास 12 जो भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको इकोनॉमिक्स के पेपर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे, हमारा चैनल आप लोगों के लिए पूरी तरह से सहायता कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे इस साल की परीक्षाओं में। तो यहाँ पर सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे। 12 क्वेश्चंस यहाँ पर 1 मार्क्स के हैं, 12 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों ने सही उत्तर दिया। पहला क्वेश्चन, हु सेड दैट चॉइस इज इकोनॉमिक्स लॉजिकल। तो किसने कहा था अर्थशास्त्र का चयन तर्कशास्त्र से हुआ या फिर तर्कशास्त्र है? कीन्स ने कहा था, हिक्स ने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था, या फिर मार्शल की थ्योरी थी? क्या लगता है आप लोगों को, ये किसने कहा होगा चॉइस ऑफ इकोनॉमिक्स लॉजिकल? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बिल्कुल तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। टर्म्स किसने दी थी, ये भी जरूर क्वेश्चन मिलेगा। अगला है इनडिफरेंस कर्व। क्या होता है इनडिफरेंस कर्व? याद कीजिए, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? टुवर्ड द ओरिजिन की तरफ होता है, इंक्लाइन टुवर्ड द ओरिजिन, बिल्कुल जो है, या स्टेबल होता है, स्थिर होता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप लोग पेपर सॉल्व करके पूरी तरह से मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। आप लोग मैसेज कर दिए, मैं अपना नंबर दे दूंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है टोटल यूटिलिटी कर्व। देखिए आप लोगों ने काफ़ी ढेर सारे कर्व पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने टोटल यूटिलिटी कर्व भी पढ़ा होगा। किस तरह का होता है? ऑलवेज अप होता है, हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। ऑलवेज फॉल डाउन मतलब गिरता है, गिरता हुआ कर्व होता है। या फिर फर्स्ट राइज अप एंड अदर फॉल डाउन मतलब शुरुआत में तो चढ़ेगा, बाद में डाउन हो जाएगा। या फिर फर्स्ट फॉल डाउन, ठीक है, या ऐसा होगा आप लोगों का पहले नीचे गिरता है। तो ये 4 ऑप्शन थे, कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोक्योर्स, माफ़ कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोक्यूरर्स प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इनमें से उत्पादक नहीं है, तो यहाँ पर प्रोक्यूरर्स नहीं है, यहाँ प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है। तो क्या नहीं है प्रोड्यूसर्स? ठीक है, इनमें से बेगर है, बेगर नहीं हो सकता, टेलर नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता, मर्चेंट नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन ना करता हूँ। भाई टेलर तो प्रोडक्शन कर ही रहा है, कपड़े तो बना के दे ही रहा है, मर्चेंट प्रोडक्शन कर ही रहा है, टीचर भी प्रोडक्शन कर ही रहा है। बेगर मतलब ये क्या प्रोडक्शन कर रहा है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था में क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। और भीख मांगने के बाद ये हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर रहा है। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग भिखारियों को भीख देने से अच्छा है उनको कुछ खाने का सामान दे दें, ठीक है, उनको कपड़ा दे दें, ये कर सकते हैं आप लोग। मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग की देने से उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, मांगने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, फिर वो लोग आदत में शामिल कर लेते हैं, अपने भीख को एक व्यवसाय बना लेते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा चौपट हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा मार्केट क्लासिफिकेशन इन टर्म ऑफ टाइम एज। ठीक है, मार्केट क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। क्या हो सकता है? वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, या फिर सभी बिल्कुल सही है, ऐसा आप लोग मान सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो टिक लगे जरूरी नहीं बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मांग का नियत व्यक्त मतलब द कांस्टेंट ऑफ द डिमांड एक्सप्रेसेस। क्या डिमांड, जो कांस्टेंट है डिमांड एक्सप्रेस का, यही आपको बताना है व्यक्त करता है, किस चीज़ का व्यक्त करता है। देखते हैं 4 ऑप्शन। ये रिलेशन बताता है बिटवीन द प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ये रिलेशन बताता है। या फिर अ डिडक्टिव स्टेटमेंट की बात करता है, या फिर रिलेशन ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी। तो क्या करता है? प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बताता है, या फिर रिलेशनशिप बताता है, संबंध बताता है बिटवीन इनकम एंड क्वालिटी। ठीक है, इनकम एंड क्वालिटी। तो ध्यान समझिएगा, जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव हमेशा साथ एक साथ नहीं रहेगी। ध्यान रखिए, शुरुआत में प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, उसके बाद उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी तो अच्छी है ही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल स्टॉक का है? तो ध्यान से समझिएगा, स्टॉक की बात हो रही है। स्टॉक पहला ऑप्शन है, एसेट्स है, सेविंग्स है, एक्सपोर्ट है, द लास्ट वन इज प्रॉफिट। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ही सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते चलें, चाहे तो पेपर सॉल्व करके पूरा मुझे भेज भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड। देखिए 3 तरह के सेक्टर होते हैं इंडियन इकोनॉमी में, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ के रखा होगा। अब 11th में जो पढ़ा होगा वो अलग बात है, 12th में आप लोग फिर से वही चीज़ पढ़ रहे हो। प्राइमरी का मतलब होता है नेचुरल, जैसे नेचुरली है ना, जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ा। दीज आर द कॉमन, ये दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये भी कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है। जो भी नेचुरल चीज़ आप लोगों को मिल जाए, जिसका प्रोडक्शन हम लोग नेचुरली कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी और की सहायता लिए, वही क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा।
तो यहाँ पर एग्रीकल्चर तो दिया पहले, तो बिल्कुल सही है। दूसरा मत्स्य पालन मतलब फिशिंग हो रहा है, ये भी क्या है, नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरली है। इसका मतलब जब दो ऑप्शन बिल्कुल नेचुरली मिल जाते हैं तो आंसर ऑल ऑफ द हो ही जाता है, यहाँ सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है, NNP का मतलब यहाँ पर समझ में तब आएगा जो लास्ट में MP लिखा है उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क होता है, आप लोगों को फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल कर पाओगे, ठीक है। यहाँ NNP MP ये एक तरह की स्क्वीज़ है, दूसरा वियर है, तीसरा इनडायरेक्ट टैक्स है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या लगता है, माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स में जुड़ा होना चाहिए, कैसे निकलेगा। लास्ट माफ़ कीजिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र की बात करें ऑफ द थर्ड सेक्टर। देखिए थर्ड सेक्टर क्या है, ये तो सिंपल मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सर्विस सेक्टर होता है। मतलब ये प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी को बिल्कुल क्या करता है, जोड़ के रखता है। हमने प्रोडक्शन किया, कोई चीज़ बनाई, उसको क्या करे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब पहुँचाने का काम करेगा, सर्विस देगा हमको, यही सर्विस देना ही थर्ड सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आंसर बता दिया, मुझको लगता है टिक भी बिल्कुल सही है, ऐसा आप लोग जरूर बताइए कहीं आपको लगता है कि दूसरा आंसर होना चाहिए। ऑन द थर्ड सेक्टर क्या होगा, कंजम्पशंस होगा, सर्विस सेक्टर होगा, लैंड एरिया होगा, नेचुरल रिसोर्सेज होगा। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो नेचुरली है तो प्राइमरी में जाएगा, तो इसको तो बिल्कुल मत लगाइएगा। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं केंद्रीय बैंक है एक तरह का। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस क्या है, पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथा पंजाब नेशनल बैंक। तो चारों में से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो केंद्रीकरण करता है, मतलब सभी बैंकों का बैंक कह सकते हैं आप लोग इसको। उत्तर आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। ATM का पूरा नाम बताइए, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो यहाँ पर लिखा ऑटोमेटिक टेलर मशीन मिल गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जरूर करके आइएगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग शेयर जरूर कीजिए, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। उत्तर प्रदेश से अगर वो पढ़ रहा है, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो आप लोग इसको ये पेपर सॉल्व करने के लिए दे सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। अगला देखते हैं डिफाइन, अच्छा डिफाइन करना है क्या चीज़, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द मनी, मनी का प्राइमरी फंक्शन बताना। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, ये तो आसानी से आप लोग पढ़ के जाओगे, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आप लोग कोर्स अब तक तो खींचे जा चुके होंगे, लगभग हाफेली में आ गए हो, तो दोनों ही सेक्शंस चल रहे होंगे, यूनिट 1 यूनिट 2। अब देखते हैं डिफाइन प्राइमरी सेक्टर विद द एग्जांपल। देखिए यहाँ तो एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं, अभी मैंने खुद ही बता दी सारे एग्जांपल। प्राइमरी सेक्टर का मतलब नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड है, नेचुरली से रिलेटेड है, तो नेचर से रिलेटेड ही सब कुछ एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कंफर्टेबल गुड्स, तो कंफर्टेबल होंगे गुड्स, जो भी सामान कंफर्टेबल होते हैं उनके बारे में लिख दीजिए। अगला व्हाट इज द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, देखिए अब कर्व पढ़ के जाइएगा। देखिए यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर्व थोड़ा सा डिटेल में से समझते हैं, नंबर कम आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कितने क्वेश्चन करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं और 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉक एंड फ्लो, पढ़ के जाइए, बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है स्टॉक के बारे में। अगला क्वेश्चन है डीमेराइज ऑफ बार्टर सिस्टम। देखिए बार्टर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मतलब ये मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोगों ने बचपन से सीख रखा है। बार्टर सिस्टम एक तरह का ऐसा सिस्टम था जिसमें क्या करते थे, सामान के बदले सामान देते थे। यहाँ पर कोई भी मुद्रा की बात नहीं होती थी, है ना। किसी ने गेहूँ बोया, किसी ने चावल बोया, तो उन्होंने क्या किया, आदान प्रदान कर लिया। भाई उसके ज़्यादा चल रहा है तो उसने क्या किया, आधा शेयर कर दिया, शेयरिंग वहाँ पे थी। ये था बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब ये बार्टर सिस्टम की आप लोगों को क्या बताने, दोस्त बताने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से कर लोगे, क्योंकि अब तैयारी तो आप लोगों की होगी। डिस्क्राइब द पोजीशन इन द कर्व ऑन द बजट लाइन। देखिए बजट लाइन में जो कर्व बनता है उसकी पोजीशन क्या होगी, डिफाइन करिए या फिर एक्सप्लेन करके बता दिए। कर्व बना के भी आप लोग दिखा सकते हैं, जरूर दिखाइए। अगला है व्हाट इज मीन बाय इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल के बारे में आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में चर्चा जो हो रही है यहाँ पर, आप लोग अच्छे से समझा के जाइए। व्हाट आर द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल जरूर बताइए। देखिए अगर एग्जांपल्स कोई भी क्वेश्चन में है, पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, आप लोग एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा बता के आइए, जिसमें आप लोग को जो भी आप समझाना चाहते हो वो अच्छे से समझा सको, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात होगी। यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी 6 हैं, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन के 7 नंबर मिलेंगे, मतलब 6 7 42 नंबर हो गए, 42 मार्क्स के आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे नंबर। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्या लिखा है, एक्सप्लेन ऑल द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है। भाई रेट दे ही रहा है, बैंकों का बैंक है ही है, और सभी बैंकों का नियंत्रण कर ही रहा है। जितने भी नियम कानून तैयार किए जाते हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और इतना सब कुछ आप लोगों ने पढ़ ही लिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके फंक्शंस को
एक रिप्रेजेंटेटिव चार्ट के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। देखिए राष्ट्रीय आय निकालने का आप लोगों ने फार्मूला तैयार कर रखा होगा। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ मेथड, कोई एक मेथड बता दीजिए जिसमें नेशनल इनकम निकाली जा सके, मेजरिंग की जा सके। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से पढ़ के जाइएगा, स्टार्टिंग चैप्टर में भी आप लोगों को मिल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। एक्सप्लेन विद द डायग्राम कैटेगरीज द प्लास्ट ऑफ द डायग्राम, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चार्ट जो कैटेगरी बनी है प्राइस की वो अच्छे से तैयार करिए। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों पढ़ लीजिए। डिस्कस द 3 रीजनल मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और लास्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसकी तो आप लोगों ने फार्मूला लगा के रख देखा होगा क्या चीज़ जोड़नी है, क्या चीज़ किस में जोड़नी है, क्या निकालने के लिए, ये ज़रूर देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं आता मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, फॉलोइंग डेटा ध्यान से समझिएगा। रेंट दिया है 1500, लेबर दिया है 5000, इंटरेस्ट दिया 1200, गेन हुआ है 4000 और नेट फॉरेन मतलब इंस्ट्रूमेंट इनकम जो है 16,931 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ध्यान समझिएगा 70 माइनस में है, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को पेपर समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा, सारे क्वेश्चंस आप लोगों की कॉपी में मिल गए होंगे। मैं प्रयास करूंगा अगर आप लोग नोट्स से आते हो तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूं, बशर्ते थोड़ी सा आपको समय लग जाएगा क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट ये नहीं है। मैं खुद एक बायोलॉजी का टीचर हूं और विद्या मंदिर में एज ए लेक्चरर बायोलॉजी पढ़ाता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह से सहयोग करोगे। इस तरह के चैनल्स में जो भी मैं पढ़ाता हूं आप लोग पेपर जरूर शेयर किया करिए। धन्यवाद।